Hey everyone, welcome to our channel यूनिवर्सल लॉज। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट्स को लगता है कि दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। क्यों ऐसा लगता है? बिकॉज इस सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, सेक्शंस हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को डिफ़िकल्ट कंसिडर करते हैं। लेकिन हम सीपीसी को एक डिफरेंट मैनर में पढ़ेंगे जिससे कि आपको कभी भी ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट ना लगे। वी विल मेक इट ईजी एंड वी विल लर्न टुगेदर। अगर आप हमारे वीडियोस को देखेंगे देन यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से सीपीसी को एक डिफरेंट मैनर में भी पढ़ा जा सकता है, ऑर्डर्स को, सेक्शंस को कनेक्ट करके किस तरह से पढ़ा जा सकता है ताकि सीपीसी आपके लिए ईजी हो जाए। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उस सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ, उसका एक इंट्रोडक्शन, एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट नंबर, देखिए कई बार एक्ट नंबर पूछा जाता है। सो दिस इज एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। What is the enactment date? Enactment date is 21 मार्च 1908, जिस दिन ये कोड बन करके तैयार हुआ, इनेक्ट हुआ। वेयर एज जो एनफोर्समेंट डेट है दैट इज 1 जनवरी 1909। देखिए ये इनेक्टमेंट डेट, एनफोर्समेंट डेट, एक्ट नंबर, ये क्वेश्चंस हर एक एक्ट के लिए आपको इम्पॉर्टेंट हैं। पता होना चाहिए आपको कि इनेक्टमेंट डेट क्या है उस एक्ट की, एनफोर्समेंट डेट क्या है, एक्ट नंबर क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड जो कि आप पढ़ रहे हैं, जो कि आप जिसको भी स्टडी कर रहे हैं। सो नेचर ऑफ सीपीसी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिविल प्रोसीजर कोड। सो दिस इज़ अ प्रोसीजरल लॉ जो कि प्रोसीजर को बताता है कि अगर किसी सिविल सूट को फाइल किया गया तो क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से उस पर्टिकुलर सूट को डील किया जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज दिस एक्ट इज़ नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। इस एक्ट का जो नेचर है दैट इज़ नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। नॉट रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स कि जिस दिन ये एनफोर्स हुआ, मीन्स 1 जनवरी 1909 जो इसकी एनफोर्समेंट डेट है, उसके बाद ही सीपीसी अप्लाई होगा। इस डेट से पहले अगर कुछ भी किया गया है या किसी अर्लियर एक्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर एक्शन लिया गया है देन सच एक्शन विल रिमेन वैलिड। दिस एक्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये एक्ट प्रोस्पेक्टिव नेचर का है। ओके, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कोड। देखिए हर एक एक्ट के अंदर जब आप पढ़ते हैं उस एक्ट को तो वहाँ पर एक प्रेम्बल में छोटा सा लिखा होता है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी इज टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड्स। सिविल कोड्स के सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है उसको कंसोलिडेट करना एंड जो भी अर्लियर हमारे पास लॉज हैं उनको अमेंड करना इज़ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी। सो ये कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जो ये एक्ट है किस तरह से यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस और ऑर्डर्स में डिवाइडेड है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट के अंदर, सीपीसी के अंदर टोटल 158 सेक्शंस हैं एंड 51 ऑर्डर्स हैं। ओके, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि अलग से सेक्शंस अलग हैं और ऑर्डर्स अलग दिए गए हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम किसी अन्य एक्ट को देखें, सीआरपीसी देखें या किसी अदर एक्ट को देखें तो वहाँ पर तो इस तरह से डिफरेंट डिविजन्स नहीं देखने को मिलते। तो सीपीसी में ऐसा क्यों है कि यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस हैं एंड ऑर्डर्स अलग दिए गए हैं। सो 158 जो आपके सेक्शंस हैं, सेक्शंस आर बेसिकली डीलिंग विद सब्सटेंटिव लॉ। जब आप उन सेक्शंस को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सेक्शंस के अंदर केवल वो बातें कही गई हैं जो कि किसी पर्टिकुलर राइट को या ऑब्लिगेशंस के बारे में डील करती हैं ऑफ द पार्टीज़ के जो भी राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उसको लेकर के बातें बताई गई हैं।
in sections. So sections are basically substantive in nature, whereas जब हम orders की बात करते हैं तो orders deal करते हैं with the procedure. फॉर सपोज आप जब अलग अलग ऑर्डर्स पढ़ेंगे, समन्स से रिलेटेड ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर 5 पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको प्रोसीजर मिलेगा कि किस तरह से समन्स को सर्व किया जाएगा. तो दैट इज डीलिंग विद द प्रोसीजर ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, कि समन्स किस तरह से सर्व होंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा. सो ऑर्डर्स आर बेसिकली डीलिंग विद प्रोसीजर. ओके, एंड वन मोर डिफरेंस जो कि यहाँ पर रेज होता है रिगार्डिंग सेक्शंस एंड ऑर्डर्स, कि सेक्शंस जो हैं उन्हें अगर अमेंड करना है, सेक्शंस के अंदर अगर कोई चेंज लाना है, तो दैट कैन बी डन बाय द लेजिस्लेचर ओनली. वेयर एज जो ऑर्डर्स हैं, क्योंकि ऑर्डर्स डील कर रहे हैं विद द प्रोसीजर, सो प्रोसीजर कैन बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट. जो प्रोसीजर है उसको हाई कोर्ट भी अमेंड कर सकता है. ये आपको पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन पता होने चाहिए. एंड फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ठीक है, हमने देखा ऑर्डर्स हैं, सेक्शंस अलग हैं, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं और जो सेक्शंस हैं वो एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट अगर हमें लगते हैं, कि सेक्शन में कुछ और बात कही गई है, ऑर्डर में कुछ और बात कही गई है, जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं, ऐसा समझे अगर हम, कि एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट अगर बातें कही गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो सेक्शंस हैं वो प्रिवेल करेंगे. मीन्स द विल ऑफ लेजिस्लेचर विल प्रिवेल. जो भी सेक्शंस में बातें कही गई हैं उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी. ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब ये हमने देखा व्हाट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन. बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से सीपीसी को हम पढ़ेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें. बिकॉज हम डिफरेंट टाइम्स पर इस तरह से सीपीसी के लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे. ओके, सो देखिए, सबसे पहले आपको आपके माइंड में एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए बिफोर यू गो इनटू रीडिंग द बेयर एक्ट. ओके, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या करते हैं, यहाँ तक का जो फर्स्ट स्टेज है ये सभी स्टूडेंट्स करते हैं कि उन्होंने एक्ट नंबर पढ़ा, सेक्शंस पढ़ा, देखा कितने सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, क्या है वो सब देख लिया. उसके बाद डायरेक्टली द स्टूडेंट्स जंप इनटू रीडिंग द सेक्शंस. लेकिन सेक्शंस को, ऑर्डर्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क रेडी होना चाहिए कि अगर किसी पर्टिकुलर सिविल सूट को फाइल किया जाता है तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन दैट पर्टिकुलर सूट. देखिए, इस तरह से जब आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको ऐसा रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कुछ चीज़ें हैं, देखिए, वो जो क्रैम अप करनी होती हैं, आपको टाइम पीरियड क्रैम अप करना होगा कि कितना टाइम पीरियड कहाँ पर दिया गया है. बट अदर देन दैट, जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा वो अच्छे से याद रहेगी. सो इसीलिए सबसे पहले आपके माइंड में एक बेसिक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर सिविल सूट को जब इंस्टीट्यूट किया जाता है तो उसके इंस्टीट्यूशन से लेकर के जजमेंट या डिक्री तक पूरा जो सूट है वो किस तरह से चलेगा, किस तरह से उस सूट में क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस होंगी. सो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला स्टेज क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट. किसी पर्टिकुलर सूट को आपने इंस्टीट्यूट किया. इंस्टीट्यूशन के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, अंडर ऑर्डर 4, एंड ऑर्डर 4 के साथ ही सेक्शन 26. ओके, देखिए, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको 3 बातें पता चल रही हैं कि पहली स्टेज क्या है, उसके साथ ही ऑर्डर आपको कौन सा पढ़ना है, एंड उसी के साथ आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन को रिलेट करना है. ओके, सो फर्स्ट स्टेज आपकी आती है कि सूट को इंस्टीट्यूट किया गया, बेसिकली कोई सूट दाखिल किया गया. अब सूट इंस्टीट्यूट हो जाने के बाद, सपोज मैं हूँ, मैंने सूट इंस्टीट्यूट किया तो मैं हूँ प्लेंटिफ, मुझे प्लेंटिफ कहा जाएगा. एंड प्लेंटिफ जो है उसने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, लेकिन जिस पर्सन के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया गया है
उसको भी तो इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके अगेंस्ट इस तरह से सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, वरना उसको कैसे पता चलेगा। तो समन्स इज बेसिकली दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ओके, सूट इंस्टीट्यूट हो जाने के बाद डिफेंडेंट को समन्स के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके अगेंस्ट इस तरह से सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेज। एंड समन्स के बारे में हम पढ़ते हैं अंडर ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 के साथ ही सेक्शन 27 से लेकर के 29 इनको कंबाइंडली पढ़ना होगा। ओके, सो सबसे पहले क्या हुआ, सूट इंस्टीट्यूट हुआ। सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद डिफेंडेंट को इन्फॉर्म किया गया थ्रू समन्स कि आपके अगेंस्ट इस तरह से एक पर्टिकुलर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। अब डिफेंडेंट को जब इंफॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद डिफेंडेंट क्या करेगा, अपना रिप्लाई देगा एक तरह से। तो दैट पर्टिकुलर रिप्लाई इज कॉल्ड एज WS, दैट इज रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को जब इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, तो डिफेंडेंट क्या करेगा, रिटन स्टेटमेंट के द्वारा अपना एक तरह से रिप्लाई देगा कि मेरे अगेंस्ट जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसके बारे में मुझे क्या कहना है। सो रिटन स्टेटमेंट फाइल किया जाएगा बाय द डिफेंडेंट अंडर ऑर्डर 8। ओके, नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय कोर्ट। प्लेंटिफ ने प्लेंट के द्वारा अपना सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, डिफेंडेंट ने उसका रिप्लाई दे दिया थ्रू रिटन स्टेटमेंट। अब कोर्ट क्या करेगा, दोनों पार्टीज को बुलाएगा और दोनों पार्टीज को एग्जामिन किया जाएगा बाय द कोर्ट अंडर ऑर्डर 10। देखिए, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होना चाहिए कि ऑर्डर 10 का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों कोर्ट जो है वो पार्टीज को एग्जामिन करता है। मतलब कोर्ट बिना एग्जामिन किए भी डेट लगा सकता है, डेट फिक्स की जा सकती है कि प्लेंटिफ आए और अपनी बातें कहे, डिफेंडेंट आए और अपना साइड पेश करे। लेकिन कोर्ट को यहाँ पर ऑर्डर 10 में ये पावर दी गई है कि कोर्ट एग्जामिन करेगा पार्टीज को। तो एग्जामिन करने का ऑब्जेक्ट क्या है, तो जब आप ऑर्डर 10 हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ऑर्डर 10 बेसिकली डील करता है कि ताकि कोर्ट शुरुआत में ही ये देख सके कि क्या पार्टीज़ जो हैं वो कुछ एडमिशन करना चाहती हैं या कोई डिनायल उनकी तरफ से आ रहा है, या फिर कोई इस तरह के क्या चांस हैं कि पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन के द्वारा, मीडिएशन के द्वारा उस पर्टिकुलर सूट को वहीं पर सेटल किया जा सके। ये सब देखने के लिए ऑर्डर 10 कोर्ट को पावर देता है कि कोर्ट कैन एग्जामिन द पार्टीज। ओके, सो दिस इज ऑर्डर 10। देन एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के बाद कोर्ट ऑर्डर 12 के अकॉर्डिंग एडमिशंस और डिनायल्स को देखेगा कि क्या पार्टीज कुछ बात को एडमिट करना चाहती हैं, किसी पर्टिकुलर फैक्ट को या किसी डॉक्यूमेंट को। एंड ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए भी पार्टीज को ऑर्डर किया जा सकता है। ऑर्डर 13 डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑर्डर 12 इज रिलेटेड विद एडमिशंस एंड डिनायल्स। ओके, यहाँ तक एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट दाखिल किया गया। सूट दाखिल करने के बाद सेकेंड स्टेज आती है कि डिफेंडेंट को समन्स के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि आपके अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। उसके बाद डिफेंडेंट ने क्या करा, अपना आंसर दिया, दैट इज कॉल्ड एज रिटन स्टेटमेंट। एंड उसके बाद कोर्ट ने क्या करा, पार्टीज को एग्जामिन किया इन ऑर्डर टू चेक कि क्या उनके बीच में कोई सेटलमेंट कराया जा सकता है। उसके बाद कोर्ट ने देखा कि क्या कुछ एडमिशंस और डिनायल्स हैं या किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को मंगाया जाना है, तो ये सब कोर्ट ने किया। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स अब कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। कि ठीक है, आप कोर्ट में आए हैं, तो प्लेंटिफ जब कोर्ट में आया तो उसने कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रिलीफ मांगा होगा, कुछ इश्यूज उसकी तरफ से अराइज हुए होंगे। ओके, सो ऑर्डर 14 बेसिकली डील करता है विद द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, कि कोर्ट के द्वारा इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे। देन इश्यूज बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, समनिंग द विटनेसेस, कि अब विटनेस को समन किया जाए अंडर ऑर्डर 16। विटनेसेस को समन्स दिए जाएंगे एंड विटनेस से कहा जाएगा कि आप अपीयर हो कोर्ट में
एंड देन उसके बाद कोर्ट विटनेसेस को एग्जामिन करेगा एज पर ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 के अकॉर्डिंग विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे एंड आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स जजमेंट और डिक्री कोर्ट के द्वारा पास किया जाएगा। जजमेंट एंड डिक्री के बारे में हम ऑर्डर 20 पढ़ेंगे एंड ऑर्डर 20 के साथ आपको सेक्शन 33 भी कंबाइंडली पढ़ना है। सो जजमेंट एंड डिक्री इज बेसिकली द फाइनल स्टेज। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उस जजमेंट से, उस डिक्री से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके पास प्रोविज़न यहाँ पर अपील का भी होता है कि अगर कोई पर्सन पर्टिकुलर जो पार्टी है वो सेटिस्फाइड नहीं है विद दैट पर्टिकुलर जजमेंट और पर्टिकुलर डिक्री तो अपील फाइल की जा सकती है। अपील्स के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ओके एंड देन उसके बाद फाइनल स्टेज आती है आपकी, दैट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिक्री अंडर ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 में हम एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कोर्ट ने एक पर्टिकुलर डिक्री पास करी, उस डिक्री के अंदर कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए, सो उन डायरेक्शंस को फुलफिल करना इज बेसिकली द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिक्री अंडर ऑर्डर 21। सो दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क। इस पर्टिकुलर चार्ट के अकॉर्डिंग इन स्टेजेस को आपको सबसे पहले जो आपका फर्स्ट स्टेप है बिफोर रीडिंग, बिफोर स्टडिंग सीपीसी, आपको ये स्टेज पता होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर सूट, एक सिविल सूट किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस में वो पर्टिकुलरली किया जाएगा। सो आप सबसे पहले इस पर्टिकुलर चार्ट को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें, ऑर्डर्स और सेक्शंस क्या एक साथ पढ़ने हैं उसको देखें। ओके एंड अगर आपको ये वीडियो किसी भी मैनर में हेल्पफुल लग रहा है सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। डू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि क्या हम इस तरह से आगे आपके लिए और वीडियोस लेकर के आएँ। एंड अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द वीडियोस, सभी का पीडीएफ लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू and keep supporting us. Stay tuned with us.